सेम ऐसे ही अगर शनिदेव यहाँ बैठे, ये उच्च के हो जाएंगे यहाँ पे, और सूर्य देव यहाँ पे बैठ जाएं, तो यहाँ पे नीचता किसकी भंग हो रही है? सूर्य की। ठीक है। हाँ जी। तो ये हो गया नीच भंग राजयोग। आप हर जगह ये चीज लगा सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, कौन नीच का होता है? यहाँ पे मंगल नीच के होते हैं। अगर चंद्रमा साथ में बैठ जाए तो चंद्रमा की नीचता यहाँ पे भंग हो रही है। रंग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है स्वराशि के हैं, बेशक उच्च के नहीं है लेकिन हम्म। स्वराशि के। ठीक है, बस सर यही क्लास पूछना था। रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। जी सर। ठीक है सर। ये बेसिक की आज लास्ट क्लास है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। बेसिक प्रीवियस क्लासेस में जो पहली क्लासेस हैं, अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं समझा दूंगा। ठीक है। जी सर। जितने भी बेसिक वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे, अभी तो आप ही जुड़ी हुई हो बेसिक में, तो उनका अब हाँ जी कर्म सर। क्या है कि हम्म। जो बेसिक पूरा होने के बाद में उन्हें जो है कन्या पूजन करना है। ठीक है। जी। 9 कन्याओं का पूजन करना है और उन्हें खाना हाँ। दक्षिणा वगैरह वो देनी है। ठीक है। जी सर। हाँ। वो सर कभी भी कर सकते हैं। वो शुक्ल पक्ष में ही होगा। अच्छा सर। शुक्ल पक्ष में मैं डेट दे दूंगा। कोई कभी भी कर सकता है, सुबह भी कर सकता है, दोपहर को भी कर सकता है, शाम को भी कर सकता है। ठीक है। हाँ। अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है सर। एक दो दिन निकाल के मैं दे दूंगा, उसमें कन्या पूजन करना है आपको। ठीक है। ठीक है सर। जी सर। उसका रीजन क्या है कि ग्रह ये जागृत हो जाएंगे। ये जो मैंने चीजें आपको बेसिक वाली चीजें सिखाई है, ये आपके लिए फलदायी हो जाएंगी। ये आपके लिए मतलब आप इसे यूज कर पाओगे। ठीक है। अच्छा सर, ऐसा नहीं कर सकते थे घर में भोग वोग अच्छे से लगा के और स्कूल में हम कुछ भी चीज बांट दें? ये सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। अच्छा अच्छा। अगर आप कन्या पूजन नहीं कर सकते तो घर में अपने मंदिर में भोग लगाओ। माता रानी का अंग्यारी पे भोग लगाना है। ठीक है। कन्या पूजन में एक चीज सबसे मेन होती है, हलवा और चने, उबले हुए चने होते हैं वो। ठीक है। जी। ये चीजें मेन होती हैं, तो इसका आप अंग्यारी पे माँ भगवती के लिए भोग लगा के जाओ। ठीक है। और आप बना के वहां पे स्कूल में बच्चों को बांट सकते हो, किसी दोने वोने में ले जाके। वो नहीं कर सकते, वो भी अगर नहीं कर सकते तो इसमें थर्ड ऑप्शन ये है, माँ भगवती के मंदिर में या घर पे आप जो है केले का भोग लगा दो। ठीक है। केले का भोग लगाओ, भगवान जी। शिव को भी लगाओ, माँ भगवती को भी लगाओ, और केले जो है आप बांट दो। ठीक है। ठीक है सर। जी सर। और मुझे बता देना उसमें कि भाई किस किस ने कर लिया। ठीक है सर। ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक योग है शकट योग। शकट योग के बारे में सुना किसी ने? नहीं सर। नहीं सर, हम शकट पहली बार सुन योग रहे जो हैं। होता है, शकट योग जो होता है वो होता है अगर बृहस्पति से यानी कि गुरु से 6, 8, 12 भाव में अगर चंद्रमा हो। मान लो किसी के गुरु जो है लग्न में है। ठीक है। और चंद्रमा जो है यहाँ पे छठे स्थान में हो, या चंद्रमा 8वें स्थान में हो, या चंद्रमा 12वें स्थान में। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल समझ लो। अगर चंद्रमा कहीं भी आप ले सकते हो, मान लो चंद्रमा किसी के 4th हाउस में है, ठीक तो मतलब गुरु जो है
गुरु जो है किसी के फोर्थ हाउस में है, ठीक है। तो गुरु से 6 भाव आगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नवम भाव में अगर चंद्रमा है तो गुरु से चंद्रमा छठे स्थान पे है, ठीक है। गुरु से ठीक पीछे अगर चंद्रमा है, 12वें भाव में चंद्रमा है, गुरु से ठीक 8वें स्थान पे अगर चंद्रमा है, तो इसे बोलते हैं हम शकट योग, ठीक है। तो ये योग जो है अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव योग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति को भाग्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। शास्त्रों में तो भाग्यहीन बताया गया है, लेकिन आप इतना समझ लो कि भाई भाग्य हमेशा साथ नहीं देगा इसका। अगर वो व्यक्ति फेमस भी होगा तो उसके मन में या दिल में हमेशा कोई ना कोई बात हमेशा घर करी रहेगी, कोई ना कोई ग्लानि रहेगी, कोई ना कोई वो कीड़ा छुपाए रहेगा हमेशा। तो कहने का मतलब है कि भाई एक दुख ऐसा रहेगा जो उसे आजीवन परेशान करेगा, वो ग्रहों की प्लेसमेंट पे होता है। तो इनका जो ठीक है है। पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम होती है। पैसे को लेकर प्रॉब्लम क्या है, कभी पैसा आ गया, कभी खत्म, कभी आ गया, कभी काम चल गया, ऐसे अप एंड डाउन जो है चलते रहते हैं पैसे को लेकर, ठीक है। तो जब भी आप कुंडली में सकट योग देखो, अगर कोई इनकम को लेके क्वेश्चन कर रहा है तो इसे देख लो। भाग्य भाग्य को लेके क्वेश्चन कर रहा है तो इस योग को आप देख लो। किसी एक दुख को लेके अगर वो रो रहा है कि भाई मुझे जीवन में ये परेशानी है, तो इस योग को आप देख लो, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो जो वो बताया था ना आपको, गज केसरी योग। उसमें क्या है, गुरु और चंद्रमा एक साथ थे या फिर पंचम और नवम का संबंध था, ये उसका अपोजिट है। ठीक है सर। एक अगला योग बनता है गुरु चांडाल योग। हाँ, ये सुना है सर मैंने। गुरु का मतलब हाँ गुरु सर, ये होता है, यूट्यूब पे ज्यादा चलता है। गुरु तो गुरु है ही है। और चांडाल, चांडाल किसको बोला जाता है, राहु को, राहु को। ठीक है। चांडाल का मतलब, चांडाल किसे कहा जाता है, मतलब आप शास्त्रों में अगर बात करो या फिर एस्ट्रोलॉजी में भी बात करो, तो चांडाल से आप क्या समझते हो? सर बहुत बुरा गुस्सा या बहुत अग्रेसिव होना। और सर हाइपर सेंसिटिव होगा, मतलब कि छोटी छोटी बातों पे बहुत रिएक्ट करने वाला। नहीं, वो तो आप इसके नेचर में आप ये समझ सकते हो कि 5% ही आएगा। चंडाल चंडाल के नेचर में जो आपने बताया ना कि भाई गुस्सैल वगैरह, ये सब 5% आप मान के चल सकते हो। सर ये हो सकता है कि गुरु के जो अच्छे अच्छे शुभ फल होते हैं उनको बिल्कुल ऑपोजिट करके बुरा आदमी बन जाए, उसको कहेंगे चांडाल। नहीं, चांडाल का सीधा सा मतलब है, शास्त्रों में कहा गया है कि जो नीच कर्म करते हैं, जो गांव के बाहर रहते हैं, जिनकी आजीविका यानी कि जिनका ऑक्यूपेशन जो है हाड़ मांस खाल से चलता है, जो कुत्ते का, गाय का या किसी भी पशु का मांस भक्षण करते हैं, उनसे ही आजीविका चलाते हैं, जो मलिन हैं, जो गंदे रहते हैं, वो चांडाल है। जिन्हें सोसाइटी में बैठने के लिए इजाजत नहीं है, वो चंडाल है। जिन्हें घर में, हमारे घर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है, वो चंडाल है। जो अशुद्ध रहते हैं, मलिन रहते हैं, जो पशुओं का या मरे हुए पशुओं का मांस भक्षण करते हैं, वो चंडाल है। जो छूने योग्य नहीं है, वो चंडाल है। जो अपने पास बैठाने योग्य नहीं है, वो चंडाल है, ठीक है सर। ठीक है।
तो कहने का मतलब ये क्या है कि आज के टाइम में अगर आप बात करो तो ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। ठीक है। आजकल क्या मिलेंगे आपको? कसाई मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। तो कसाई जो है वो चंडाल का काम करेगा। जो लोग ठीक है। बूचड़ खाने नहीं होते जहां पे जो पशु काटे जाते हैं, जहां से मांस वगैरह और हड्डी वगैरह अलग करके जो है करी जाती है, वो भी कसाई। हुँ, तो वो काम है। अगर कहीं बैकवर्ड इलाके में कोई मरे हुए पशु को काट के उसके मांस का भक्षण करता है या उसकी हड्डी बेचता है, खाल बेचता है, तो वो चंडाल है। आप ऐसे समझो। ठीक है। चंडाल का एक दूसरा रूप एस्ट्रोलॉजी में भी है। उसे मतलब आप ये समझ लो कि जो कास्ट का मैं बोल देता हूं इसमें। ठीक है। कास्ट जो है एक एक भंगी कास्ट होती है। समझ रहे हो? हाँ जी सर। उसे राहु के द्वारा ही रिप्रेजेंट करा जाता है, लेकिन वो चंडाल के उसमें नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो है उससे काफी मेल खाती है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक ठीक है। है। तो यहाँ पे मैं किसी को कास्ट को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भंगी बोलते हैं, जो नाली साफ करते हैं, जो हुँ, सुअर आदि को काट के उसके मांस का भक्षण करते हैं, या वो सब चीजें। ठीक है। तो मतलब आप समझ जाओ कि वो कर्म कैसा है। ठीक है। उसमें हत्या भी हुँ, जुड़ी है, मांस भक्षण वगैरह भी जुड़ी है। हुँ। और गुरु का मतलब क्या है कि पवित्र रहने वाला। ठीक है। धार्मिक, दवाई को बैलेंस तो कौन पड़ी। सात्विक, मतलब दोनों ग्रह बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं। एक मांस को हाथ नहीं लगा रहा, एक खाता भी है। एक कभी हत्या नहीं करता, एक हत्या कर देता है। एक साफ सुथरा रहने वाला है एकदम, एक मलिन रहने वाला है। ठीक है। तो दोनों की कहानी बिल्कुल अपोजिट है। तो जब ऐसे ग्रह जो अपोजिट नेचर के हैं वो एक साथ बैठते हैं, तो वो एक दूसरे को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है। जब वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो मिक्स करके रिजल्ट देते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है गुरु पे जो है अधिक जो प्रभाव आएगा वो राहु का आएगा। ठीक है। अब राहु गुरु का प्रभाव लेके क्या करेगा? बैठे तो दोनों एक साथ ही। ठीक है। अगर मान लो उसमें थोड़ी शुभता आ भी जाती है, आएगी, मैं मानता हूं, लेकिन क्या है कि ये नेगेटिव प्लैनेट है। ये जिसके साथ बैठते हैं वैसा जो है असर देते हैं, या वैसा नेचर जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। या जिस राशि में बैठे हो, जैसे धनु में हो, मीन में हो, तो धनु और मीन राशि का जो नेचर है वो उसके अकॉर्डिंग जो है फल दे देते हैं। ठीक है। यहाँ ये वाला हाल हो रहा कि चाकू सेब पे गिरे, या सेब जो है चाकू पे गिरे, तो कटना सेब को ही है। तो यहाँ पे जो पीड़ित होंगे वो गुरु होंगे। ठीक है। तो ठीक है सर। ये नेगेटिव सेंस में जो है बोला जाएगा कि ये नेगेटिव एक योग है। ठीक है। और केतु से दूसरे टाइप का बनता है। केतु वाला इतना भयंकर नहीं होता, क्योंकि केतु के कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो गुरु से मिलते हैं, लेकिन राहु के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। गुरु से तो सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि गुरु जो है ज्ञान है। ठीक है। और ज्ञान का राहु से कुछ लेना देना नहीं है। ये छल कपट है, ये चीटिंग करके जो है शॉर्टकट अपना के जो है पास होना चाहता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ज्ञान के साथ चीटिंग करने वाला या चीटिंग करने वाला। ठीक है। और इसका व्यक्ति का ज्ञान दूषित हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ भी अटेन करेगा उसमें दोष आ जाएगा। ठीक है। ये कोई ना कोई हथकंडा जरूर अपनाएगा, शॉर्टकट जरूर अपनाएगा। वो धर्म से रिलेटेड भी हो सकता है, वो पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को उच्च ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उच्च ज्ञान की प्राप्ति प्राप्ति में ये जो है बाधा है। ठीक है। गुरु चंडाल योग, क्योंकि उच्च ज्ञान क्या है? गुरु। और उसके साथ राहु क्या है?
प्रॉब्लम करेंगे। उच्च ज्ञान की प्राप्ति में जो है ये, क्योंकि राहु भटकाव भी है, तो ये भटका देंगे। भटकेगा व्यक्ति कैसे? मान लो कोई सन्यासी है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, तो राहु क्या करेंगे? उसे आत्मज्ञानी होने से रोकने का प्रयास करेंगे, उसे बोलेंगे या उसे ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगे कि आत्मज्ञान तो तुझे होने से रहा, तो एक काम कर, तू शादी कर ले, ठीक है, या फिर जो है तू इस, क्योंकि तेरे पास पैसा भी नहीं है, तू ऐसा कर, इसे ना कमाई का थोड़ा जरिया बना दे, ठीक है, तो वो आध्यात्मिक उसको भी जो है कमाई का जरिया बना देता है, ठीक है, वो एक ढोंगी कहलाएगा। फिर वो जो जो ढोंग करते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति होने का, तो वो गुरु चंडाल योग ही है, ठीक है। व्यक्ति के स्वभाव में नकारात्मक गुण आ जाएंगे, ठीक है, नकारात्मक गुण आ जाएंगे, क्योंकि भाई गुरु जो है दूषित हुआ है राहु के कारण। अब ऐसी स्थिति में अहंकार भी आएगा, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के प्रतीक हैं, तो गुरु जब ज्ञान देते हैं तो नॉर्मली ऐसे ही जो है अग्नि तत्व की राशि में अहंकार व्यक्ति को आ जाता है, ऊपर से राहु हो रहा है, तो भाई अहंकार जो है दिखाई देगा, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं ना कि भाई वो ज्यादा विनम्र नहीं होते हैं, ठीक है, बेशक वो गुरु हैं या ज्ञानी हैं, तो वो विनम्र नहीं होते, वो कहेंगे कि भाई टोकन लेके आओ, मुझसे ऐसे कौन मिल लेगा, है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे मिलने की? अब आप अंदर आए, इससे कैसे आ गए? आपने अपॉइंटमेंट लिया, फलाना ढिमकाना, चाहे उसमें वो योग्यता हो या ना हो, लेकिन वो ऐसा दिखाएंगे कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, आप मुझसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते, ठीक है। इसका एक और होता है कि भाई तामसिक भोजन, ठीक है, तामसिक भोजन की प्रवृत्ति हो जाती है व्यक्ति की, क्योंकि भाई गुरु सात्विक है और राहु ने जो है उन्हें तामसिक बना दिया, ठीक है, तो तामसिक भोजन व्यक्ति कर सकता है। गुरु जो है थोड़े व्यक्ति को आलसी वैसे ही बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई वो ज्यादा मेहनत करने वाले ग्रह नहीं है वो, ठीक है, तो वो ज्ञान के बल पे जो है इनकम करते हैं, ज्ञान के बल पे, ठीक है, अपने स्टडी के बल पे। प्रोफेसर आप देखो, टीचर आप देखो, आप मेहनत नहीं करते हो। टीचर क्या है, बहुत ज्यादा दौड़ धूप नहीं करता है, वो जाएगा बच्चों को पढ़ा के घर आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगर राहु आ जाएगा तो वो व्यक्ति को आलसी बना देगा, ठीक है, और व्यक्ति को थोड़ा जिद्दी बना देगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, ठीक है, मैंने फल तो बता दिए। अगर देखो लगन में बनता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पे प्रभाव डालेगा, अगर सेकंड हाउस में बनता है व्यक्ति के वाणी पे प्रभाव डालेगा, थर्ड हाउस में बनता है व्यक्ति का पड़ोस पड़ोस खराब हो जाएगा, ठीक है, उसके जो विचार है वो दूषित हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ हाउस में माता को प्रॉपर्टी को लेके वो परेशानी करेगा, यहाँ पे बच्चों को करेगा, पढ़ाई को करेगा, हथकंडे अपनाएगा, वो सब चीजें। ऐसे सिक्स हाउस में कोर्ट केसेस वगैरह दुश्मनों को लेकर परेशानी है। सेवेंथ हाउस में जो आप देखो मैरिड लाइफ को खराब करेगा। एट्थ हाउस में वो एज को बहुत ज्यादा कम कर देगा, वो जेल भेज देगा, अब वो जादू टोने टोट के कराएगा, ठीक है। नाइन्थ हाउस में भाग्य खराब हो जाएगा, पिता को प्रॉब्लम करेगा। टेंथ हाउस में आपके कैरियर को परेशान करेगा। इलेवेंथ हाउस में इनकम को लेके, ठीक है, और आपके जो मिलने वाले जो फ्रेंड सर्किल है वहां से धोखाधड़ी करवाएंगे। ट्वेल्थ हाउस में जो है वैसी प्रॉब्लम करवाएगा, वो खर्चे करवाएगा, ठीक है, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएगा, दान धर्म से दूर हो जाएगा, व्यक्ति पापी हो जाएगा। ट्वेल्थ हाउस में गुरु हो वैसी परेशानी खड़ी कर देता है वो, ठीक है, ना अच्छी जगह दान होगा, ना अच्छे वचन बोलने वाला होगा, ना अच्छे कर्म करने वाला होगा, उल्टा वो राहु और उसके साथ होगा, तो वो डायरेक्ट आपको जो है एक बहुत बेकार व्यक्ति बना देगा और वो जेल के योग बना देगा आपको, ठीक है। तो ऐसे जो है, अब बात करते हैं कि भाई इसका, चलो ठीक है, ये आ गया किसी की भी कुंडली में है कि भाई चलो ठीक है, आपने बता दिया कि भाई ये फल है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई इससे निजात कैसे मिले, ठीक है। अब ऐसे केस में आपको जो है दोनों के जो है आपको उपाय करने पड़ते हैं। आप उठा के दोनों का दान करा दो, गुरु का भी और राहु का भी, ठीक है। दान कराने के बाद में जब इसमें रिलीफ आएगा, इसके योग के जो नकारात्मक गुण हैं वो कम हो जाएंगे, तो फिर आपको गुरु की शक्ति बढ़ानी है, ठीक है।
गुरु की शक्ति कैसे बढ़ानी है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो कुछ गुरु से रिलेटेड पेड़ लगवाओ, गुरु से रिलेटेड आप मंत्र जाप करा सकते हो, ठीक है। गुरु से रिलेटेड आप जो है कुछ वस्तुएं आप धारण करवा सकते हो शरीर पे, ठीक है। पीले वस्त्र धारण करा सकते हो, उनके व्रत आदि करा सकते हो, लेकिन राहु की कंटिन्यूअस चीजें आप दान कराओ, ठीक है। तो इससे क्या है, गुरु जो है राहु से मुक्त हो जाएंगे। फिर इसके आपको जो है नेगेटिव रिजल्ट या व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ गए आप? जी सर। तो ऐसा ही पढ़ा है या कुछ और भी पढ़ा है इसके बारे में? चुप। हाँ जी सर, ये सर हमने ऐसी तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। जैसे रिलेटेड मैंने पढ़ा था कि मतलब कि बंदे की जो सारी नेचर है वो गुरु के जो रिलेटेड होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि उसमें राहु के गुण आ जाते हैं ना। अगर मैं ना छोड़ता ना तो कवर हो जाए। तो मैंने देखो ऐसा ही बताया है कि भाई ज्ञान दूषित हो जाता है तो वो आ जाएंगे। और वो देखो गुरु को एम्पलीफाई कर रहा है, और वो भी नेगेटिव वे में कर रहा है। मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जो है गुरु बनने का पाखंड करेगा, तो वो भाई गुरु का नेगेटिव है, ठीक है। गुरु का नेगेटिव रूप है वो गुरु एक्चुअल में है नहीं, लेकिन वो उसके योग्य नहीं है, लेकिन दिखा रहा है। हायर स्टडी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वो गुरु के जो है दूषित कर रहा है, तो वो चीजें आएंगी उसमें, ठीक है। और बताइए जी, अर्चना जी बताइए आप क्या बोल नहीं सर, मैं अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जो आपने बताया वो समझ में आ गया मुझे। रहे हैं। अब बात करते हैं, एक अगला योग होता है विष योग। कोई बता हाँ जी सकता है? सर, भी सुना मैंने। ठीक है। योग बहुत हैं, योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम थोड़े मेन मेन पढ़ लेते हैं। विष योग आपने अगर थोड़ा बहुत सुना हो तो क्या होता है इसमें? सर ये शनि के रिलेटेड होता है। हाँ जी, हाँ जी। देखो, अगर ग्रहों की कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है शनि प्लस चंद्रमा का बनता है, ठीक है। जहां चंद्रमा अमृत का प्रतीक है, अमृत का प्रतीक माना जाता है चंद्रमा, ठीक है। जी और सर। वहीं जो है ये अमृत स्वरूप चंद्रमा जब शनि के साथ मिल जाता है तो ये विष योग बन जाता है। हम्म। शनि बहुत निर्दयी प्लानिट है, शनि बहुत कठोर प्लानिट है, और चंद्रमा सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, सबसे ज्यादा सौम्य, ठीक है। तो शनि के साथ जुड़ने से, अब शनि के साथ ये कैसे जुड़ेंगे? शनि के साथ ये कई टाइप से जुड़ सकते हैं। या तो शनि की इन पे कोई भी दृष्टि पड़ जाए, सातवीं पड़ जाए, या फिर तीसरी पड़ जाए, या फिर 10वीं दृष्टि पड़ जाए, ठीक है। अगर मान लो चंद्रमा छठे स्थान में और शनि जो है फोर्थ हाउस में, तो तीसरी दृष्टि। चंद्रमा ऑलरेडी जो है छठे स्थान में गए, व्यक्ति वैसे ही परेशान होगा, ऊपर से शनि की दृष्टि और आ गई, तो विष योग बन गया, ठीक है। तो थर्ड एस्पेक्ट से जो है ये भी व्यक्ति के संघर्ष को बढ़ा देगा, ये एक टाइप का विष योग है। तो यहाँ पे शनि की जो एस्पेक्ट जा रही है वो चंद्रमा पे जा रही है, चंद्रमा की यहाँ पे जा रही है, ठीक है। 10th एस्पेक्ट शनि की चंद्रमा पे जा रही है। तो ये जो दृष्टियां हैं ये भी जो है बिल्कुल, क्योंकि शनि की दृष्टि, शनि जहां बैठे हैं वहां चीजें खराब नहीं करते हैं, वहां तो चीजों को बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां पे उनकी एस्पेक्ट जाएगी, जहां पे दृष्टि जाएगी, वहां वो बहुत ज्यादा जो है
नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। तो चंद्रमा यहाँ जो है बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। तो ये जो निर्माण करेंगे ये विश्व योग का निर्माण कर देंगे। ठीक है। अब मान लो कहीं पे शनि बैठे हैं और उसके साथ में चंद्रमा भी है। तो ये व्यक्ति को ये इनका कॉम्बिनेशन होगा, ये युति होगी, एक साथ बैठे ना। पहले मैंने दृष्टि का बताया, ये एक साथ बैठे तो ये योग भी फलित होगा अपने आप में 100%। ठीक है। ये भी विष योग ही है, चाहे शनि दृष्टि डाल रहे हो चाहे एक साथ हो। ठीक है। अब आप ये देखो कि आप चीजों को थोड़ा ना सिंप्लीफाई करके देख लिया करो। जैसे अभी मैंने गुरु चंडाल का बताया, तो वैसे ही आप यहाँ पे जो है शनि का और चंद्रमा का भी आप चेक कर सकते हो। शनि क्या है? दुख। और चंद्रमा क्या है? सुख। या आप आराम समझ सकते हो। तो यहाँ पे शनि जो है प्रबल है, चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे क्योंकि वो कठोर ग्रह हैं। तो ये सुख दुख मिलकर सब कुछ दुख दुख में ही बदल जाएगा, सब कुछ बेचैनी में ही बदल जाएगा। ठीक है। अवसाद का नाम सुना है? अवसाद, मेंटल प्रॉब्लम, किसको मेंटल प्रॉब्लम जी रहेगी, सर। चिंता लगी रहेगी, चिंता का विषय भी ना हो तो भी चिंता लगी रहेगी। ठीक वैसी चिंता लगी रहती है जैसे केमद्रुम योग में। केमद्रुम योग मतलब उसके आगे पीछे चंद्रमा के कोई भी ग्रह ना हो तो व्यक्ति की डिसीजन पावर जो है बहुत खराब हो जाती है, मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, अपने डिसीजन पे व्यक्ति नहीं टिक पाता। यहाँ जो है कारण थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ शनि जो है दुख के कारक है। ठीक है। बीमारी के कारक है, बीमारी, इलनेस। तो व्यक्ति को इलनेस होगी जरूर, बीमारी जरूर आएगी, क्योंकि रोग के जो कारक हैं वो शनि है। और हमारी हेल्थ जो है शास्त्रों में कहा गया, ज्योतिष में कहा गया, आप जैसे लगन कुंडली को देखते हैं ऐसे चंद्र कुंडली को देखो, अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ आप पता कर सकते हो। चंद्रमा से हेल्थ भी देखी जाती है। मैंने बोला आपको, अगर चंद्रमा छठे स्थान में है तो व्यक्ति हमेशा रोगी रहेगा। चंद्रमा अगर 8th हाउस में है तो व्यक्ति की आयु डायरेक्ट आधी कर देता है। तो ये हेल्थ ही तो है। और उसके साथ में आप ये सोचो, अगर चंद्रमा किसी का 8th हाउस में प्लस शनि, तो कितनी पीड़ा होगी। शनि अगर किसी का 6th हाउस में और वहां पे चंद्रमा भी है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो व्यक्ति जो है आजीवन अवसाद से, मेंटल परेशानी, बेचैनी, रोग से परेशान रहेगा। शनि चंद्रमा 6th हाउस में बन जाए तो व्यक्ति को पेट के रोग देंगे, लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। 8th हाउस में हो गुप्त रोग होंगे, कारण डॉक्टर पता नहीं कर पाएंगे। आंत कभी पानी छोड़ देगी, आंत कभी सूख जाएंगी, आंतों में इंफेक्शन हो जाएगा। लगन में बन जाए तो व्यक्ति का चेहरा जो है अजीब टाइप का हो जाएगा, उसमें फ्लूइड की कमी हो जाएगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपके बॉडी का तरल पदार्थ है, यानी कि फ्लूइड है। और शनि क्या है? शनि क्या है? गंदगी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो बॉडी का जो फ्लूइड है वो जो है गंदा हो जाएगा, ब्लड डिजीज हो जाते हैं। ठीक है। किसी को डायरिया की प्रॉब्लम बहुत होती है। आप देखो अगर किसी की शनि और चंद्रमा एक साथ है, डायरिया, डायरिया हम 8th हाउस से देखते हैं। शनि चंद्रमा 8th हाउस में हो, डायरिया की प्रॉब्लम रहेगी। शनि चंद्रमा अगर इनके 2nd हाउस में हो तो इन्हें उल्टी की, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम आएगी। बेसिकली जो चंद्रमा और शनि का जो विष योग है वो दो चीजों पे हमेशा असर डालता है, मेंटल, मेंटल परेशानियां, और क्या था, मेंटल हो गया एक तो, और एज पे, रोग सर। एज और अच्छा रोग, ये। रोग।
ठीक है। देखो, अब मानसिक परेशानी है, वो भी एक प्रकार का रोग ही है। उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो रोग नहीं। जो लोग डिप्रेशन की दवाई खाते हैं, ठीक है, उनके कुंडली में ये योग मिल सकता है। चंद्रमा पीड़ित मिलेगा ही मिलेगा। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है। अगर मन प्रभावित हुआ, मन बेकार है, अगर कोई आपके पास में क्वेश्चन लेके आया है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूं, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे नींद नहीं आती, ठीक है, चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं, आप समझ जाओ कि चंद्रमा पीड़ित है। मोस्ट ऑफ द केसेस में चंद्रमा जो है छठे स्थान में मिलता है, ठीक है। अगर ये बोल रहा है ना कि मुझे कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, और वो आधा सीसी वाला दर्द नहीं होता आधे सिर में जो होता है, माइग्रेन वगैरह, अगर वो बोल रहा है तो आप समझ जाओ कि चंद्रमा जो है 99% जो है इसके 6 हाउस से रिलेटेड है, या फिर 6 हाउस का जो लॉर्ड है उसके साथ में बैठा हुआ है। चंद्रमा पीड़ित तो है ही 100%। वो कुंडली कुंडली आप खोलोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। और आप उसकी कुंडली भी नहीं बनाओगे तो आप प्रश्न कुंडली बना लो, वहां आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। और इसमें एस्ट्रोलॉजी में हवाबाजी कुछ नहीं है, तुक्के भिड़ाने नहीं है। ये गलती मैं कर चुका हूं। मेरा मन करता रहता है अंदर से, यार इसे ये अपना दिमाग नहीं चलाना, जो ग्रह बोल रहे हैं वो ही करना है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन पे हम जो है अपना दिमाग लगा लेते हैं और हमारा फल जो है गलत चला जाता है। ग्रह कुछ और कहना चाह रहे हैं, हम सोचते हैं कि भाई इसे ये प्रॉब्लम ना इसकी वजह से आई होगी। साइंस तो ऐसे ही कहती है, ये खा लिया होगा तो ये हो गया होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि भाई एक लड़का है, मान लो 22 साल का है, और वो आपके पास में फोन कर रहा है कि मेरा ना पढ़ाई में फोकस नहीं है, मेरा मन नहीं लगता है। तो उसका मतलब ये नहीं है, आपको ये नहीं लगाना है कि भाई इसका कहीं अफेयर होगा इसलिए मन नहीं लगता, ठीक है। पहले चार्ट को देख लो, पहले प्रश्न कुंडली को देख लो, तब जो, क्योंकि कई बार ऐसा भी मेरे साथ हुआ है ना ऐसा कि भाई बिना जो है अच्छे से अगर आप देखे अगर बोल दोगे कि क्योंकि मैं तो डायरेक्ट जो है कुंडली भी नहीं देखी है तो भी मैं पूछ लेता हूँ, भाई अफेयर वगैरह का तो चक्कर नहीं है, ठीक है भाई। आप जो है उससे चीजें टैली करोगे ना, आप पूछोगे कहीं भाई ये वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो वाली प्रॉब्लम है तो कुंडली देखने की जरूरत नहीं है भैया, अपना खुद ही करना पड़ेगा आपको। अगर मान लो कोई कह रहा है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कहीं पे अफेयर है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो भाई ये अफेयर वाला जो सिस्टम है ये पढ़ाई नहीं करने देता है, ठीक है। तो आप वहीं उससे बोल दो। हाँ, बात आई रेमेडी की कि भाई देखो ये कहानी ऐसी है, यहाँ एस्ट्रोलॉजर फंस जाता है। आप बोलोगे कि भाई मैं कुछ ऐसी रेमेडी बताऊं जिससे आप जो है अ, मतलब अफेयर वाले सिस्टम में ना पड़ो, तो वो उसे छोड़ने को भी तैयार नहीं होगा। नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ कि ये भी रहे, मेरी बातचीत भी आगे चलती रहे, मेरे रिलेशन भी आगे बढ़ता रहे, और मैं जो है अपनी पढ़ाई भी कर लूं, ठीक है ना। अगला योग देखें, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं नो सर। सर। अगला जो योग है अंगारक योग, कैसा लग रहा है नाम से? सर ये अधिक सर लग गुस्से रहा है वाला कि ही हो गया, मंगल, मंगल के लग रहा है रिलेटेड। कि हाँ कुछ ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मंगल से रिलेटेड है और गुसेल वाला ही है। देखो, अंगारे नाम सुना है आपने? अंगारे, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। जो आग बरसना अंगारे। जो लाल लाल कोयले से होते हैं, वो सब चीजें जो है हाँ एकदम, जी, हाँ जी। वो सब चीजें। तो अंगारक कह का मतलब हो गया कि प्रोड्यूस करना, मतलब जो उस चीज का स्रोत हो, जो अंगारों का स्रोत हो, जो अंगारे उगल रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं अंगारक योग, ठीक
अंगारक योग जो बनता है वो मंगल के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अगर मंगल जो है राहु के साथ बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि राहु जो है यहां मंगल को ओवर पावर कर रहा है, ठीक है। भाई मंगल तो पहले से ही गुस्सैल है, पहले से ही फायरी एलिमेंट वाला है, उसमें तो पेशेंस पहले से ही नहीं है, वो तो लड़ने भिड़ने को तो पहले से ही तैयार रहता है। और ऊपर से उंगली कर दी किसने? राहु ने, ठीक है। तो मंगल क्या है? अग्नि है, राहु क्या है? धुआं है। तो चीजें विस्फोटक हो जाती है, पेशेंस की कमी हो जाती है, मरने मारने को तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? व्यक्ति को महान क्रोधी बना देगा, महान क्रोध। 8th हाउस में बने तो सर्जरी करा देगा, 6th हाउस में बने तो रोग देगा भयंकर, 4th हाउस में बने मार्स का और राहु का कॉम्बिनेशन सोने नहीं देगा, मां को ले चलेगा। लगन में हो तो आप ही फंसे पड़े रहोगे, इतना गुस्सा पर हो जाओ, मतलब आप एक से समझ लो कि साक्षात रुद्र हो जाओगे, लेकिन वो भी नेगेटिव में। इसके साइड इफेक्ट भी तो झेलने पड़ेंगे, मेंटल पीस नहीं रहेगी, व्यक्ति काम खुद ही बिगाड़ लेगा। कहने का मतलब है व्यक्ति जो है हिंसक हो जाता है। अब मंगल का और राहु का कॉम्बिनेशन अगर आप यहाँ पे देखते हो, 7th हाउस में देखते हो, तो क्या आप समझ रहे हो कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छे से कभी चल पाएगी? वो अपने जीवन में 1 महीना भी वो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मेरे जीवन में 1 महीना मैरिड लाइफ का बहुत अच्छे से गया। वो तब बोल सकता है कि जब उसका जीवन साथी इस दुनिया को छोड़ के चला जाए कि अब मुझे सकून, ठीक है। जब तक जीवन साथी रहेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे सकून है। यहां तक कि उसकी वाइफ अपने घर भी चली जाएगी तो भी फोन पे जो है चैन नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई ये एनर्जी इतनी हाई है यहाँ पे। मंगल क्या है? मंगल है आपकी जो है अस्थि, मतलब मज्जा, जो हड्डी के अंदर जो बनते हैं, जो ब्लड सेल्स बनते हैं, व्हाइट भी और रेड भी, और वहां जो है राहु। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन्हें ओवर चीजें बनती हैं, जो मज्जा का जो प्रोडक्शन होता है ना शरीर में, वो ओवर मिलेगा इनके। और आप इन्हें मज्जा, मंगल तो मज्जा हो गया, राहु तो क्या बताया? आपकी आवाज कट गई। राहु उसको बढ़ा रहा है, ओवर पावर कर रहा है ना मंगल को। हाँ जी सर। तो आप ये देखोगे जब ये कभी ब्लड डोनेट करने जाएंगे ना तो इन्हें रिजेक्शन मिल जाएगा कि ठीक है भैया सर। तुम्हारी तो ऑलरेडी ये बहुत बड़ी हुई है, तो तुम्हारे तो हम ले नहीं सकते। क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे कि 12.5 तक जो हम डोनेट कर देते हैं, ठीक है। इनका मिलेगा 14.5, 13.5। तो ये डोनेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल इतनी मिलेंगी कि भैया वो साफ माने कर देते हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई आप में ब्लड ज्यादा है तो आपका हम नहीं ले सकते, ठीक है। वहीं अगर मंगल और केतु वाला अगर डोनेट करने जा रहा है तो भैया उसके तो केतु ने पहले ही चूस ली है, जो मज्जा है वो केतु ने पहले ही कम कर रखी है ना, तो वो कम की वजह से वो कम की वजह से रिजेक्शन पाएगा। केतु का मतलब ठीक क्या है है? सर। केतु का मतलब डेफिशिएंसी, उसमें ब्लड की डेफिशिएंसी आपको पहले से ही मिलेगी, कमी पहले से ही मिलेगी। लेकिन आप इस योग को भी अंगारक योग से कम मत समझो, हम्म। ठीक है। ऐसा नहीं हो ठीक सकता है। कि भाई हमेशा ही ब्लड की कमी रहे। केतु का स्वरूप मैंने बताया आपको, केतु का स्वरूप जो है, एक केतु का एक नाम है महारौद्र, मतलब महान गुस्सा करने वाला, भयंकर गुस्से वाला। केतु अपने आप में अकेला जो है
आप ये देखो कि जहां काम थप्पड़ से चलना है वहां बंदूक लेके चलेगा कि इतना गुस्सा आएगा, 10 बार माफ भी कर देगा, लेकिन जब खोपड़ी इसकी खराब हो जाएगी तो फिर छोड़ता भी नहीं। बहुत तगड़ा गुस्सा करने वाला। और हम्म। मंगल भैया, मंगल तो आप देखो संयमहीन है ही, तो वो तो गुस्से, वो तो लड़ने भिड़ने को वैसे ही तैयार रहते हैं, ऊपर से और जो है इसे जो है गुस्सा दिलाने का काम जो है केतु कर देते हैं। ठीक है, हम्म। तो इसके शरीर पे हमेशा आपको चोट का निशान मिलेगा। लेकिन अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में डेफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, ठीक है सर। आयरन की कमी भी इनके शरीर में मिलती है। तो आप ये देखोगे कि जो अंगारक योग है मंगल का और राहु का, जैसे जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं उनकी कुंडली में, जो लोग आतंकवादी है उन नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं अभी, जो लोग आतंकवादी हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जो हथियार लिए घूमते रहते हैं, जो मर्डर कर देते हैं, ये उनकी कुंडली में नेगेटिव वे में देखा जा सकता है। ठीक है, और पॉजिटिव वे में आप कहाँ देखोगे? पॉजिटिव वे में आप देखोगे सर्जन की कुंडली में। सर्जन जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, उनके उसमें देखोगे आप। बहुत बड़े अधिकारी होते हैं उनकी कुंडली में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उनका नेचर वही होगा, बहुत ज्यादा कठोर। आर्मी में रूल है ना, गलती एक ने करी सजा 100 के 100 को मिले। तो भैया ये वाला जो भी ऑफिसर रहेगा ये किसी को क्षमा नहीं करता। अगर ये डॉक्टर है तो बहुत फेमस डॉक्टर रहेगा, सर्जरी करने वाला। अब ये इसकी प्लेसमेंट पे होता है कि भाई प्लेसमेंट कहाँ है। वो पुलिस में भी हो सकता है, पुलिस में भी अधिकारी होता है, जो एनकाउंटर नहीं करते जो लोग, स्पेशल फोर्स वाले नहीं होते, स्पेशल फोर्स वाले जो एनकाउंटर करते हैं, जो स्नाइपर्स होते हैं, तो ये उनके लिए पॉजिटिव वे में भी है, इसका नेगेटिव वे में भी। ठीक है जी। जी सर। जी सर। वैधव्य योग, ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का वैधव्य का मतलब होता है विधवा। ठीक है, तो खास तौर से इसे आप स्त्री की कुंडली में देखो। अगर पुरुष की कुंडली में देखते हो तो तलाक समझो इसे। ठीक है, अब उसके लिए मुझे पता एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है। अगर आ, किसी की वाइफ नहीं है या वो एक्सपायर हो गई है तो उस उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि भाई फीमेल के केस में से बोलते हैं कि भाई ये विधवा विधुर हो गई। बोलते हैं सर, विधुर। अविधु, हाँ, विधुर। सर विधुर, विधुर बोलते विधुर, हैं। जी सर, विधुर। हाँ हाँ, सही है। हाँ विधुर, हाँ सही है। तो दोनों के लिए वैधव्य योग आ गया। ठीक है, तो जहां भी बात आएगी वैधव्य योग की तो आप समझ जाओ कि समथिंग रिलेटेड टू सेवेंथ हाउस, कि सेवेंथ हाउस की घटना है, क्योंकि भाई लाइफ पार्टनर वाली बात है। ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हम खुद भी मानते हैं कि भाई देखो, जो आधा जीवन आपने जिया, चाहे सुख में जिया चाहे दुख में जिया, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो एक नया व्यक्ति जो है आपकी फैमिली में आ जाता है, जिसे हम अर्धांगनी या अर्धांगम बोलते हैं। तो आप ये समझो कि नया जीवन स्टार्ट हुआ, या जीवन का दूसरा फेज या दूसरा पड़ाव स्टार्ट हुआ, वहां से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हाफ लाइफ को तो कम, हाफ नहीं बोल रहा मैं, उससे भी ज्यादा ही बोलता हूँ। ठीक है, अगर किसी ने 25 या 30 साल की उम्र में भी शादी करी तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई 60 साल की उम्र है उसकी, किसी की 70 है, किसी की 75, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का। तो ये हाफ लाइफ से भी ज्यादा जो है लेके बैठा है जो आपकी शादी है। ठीक है,
अब आप ये देखो कि अगर सेवेंथ हाउस में मंगल है, ठीक है, और उस पे पाप प्रभाव आ रहा है। पाप प्रभाव मतलब पापी ग्रहों की या तो दृष्टि हो या पाप ग्रह बैठे हो, तो उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब जो क्लासिक्स हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं एस्ट्रोलॉजी के, उन्होंने तो केवल इतना ही बोला मंगल सातवें भाव में, तो भाई घोर मंगलिक तो है ही, बोल देना, मतलब बोला है कि भाई इसका पति मर जाएगा या इसकी स्त्री मर जाएगी, ऐसे करके बोल रखा है। ठीक है। लेकिन क्या है कि रियल में ये योग तभी फलित होता है जब इस पे मान लो यहाँ पे शनि बैठे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि आ जाए, और मान लो यहाँ पे सूर्य आ जाए, मान लो यहाँ पे राहु हो, मान लो केतु हो, तो ये योग तभी फलित होता है। ये तभी जो है वैधव्य योग जो है तभी फलित होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को लेकर? सर ये मतलब कि मंगल के साथ ही होगा, मतलब कि सेवंथ हाउस में मंगल बैठे, बाकी शनि या कोई और ग्रह उसकी दृष्टि दिखे इनको। नहीं, ये मंगल के लिए ही है वैधव्य योग। मंगल हाँ सेवेंथ जी, हाउस वही में। कह रहे हैं ना, भी मंगल सेवंथ हाउस में ही होना चाहिए और बाकी हाँ, ग्रह की दृष्टि कहीं से भी आ जाए। हाँ, या तो दृष्टि आ जाए या फिर आके बैठ जाए, पापी ग्रह जो है या तो आके बैठ जाए या फिर दृष्टि। हम्म, ठीक है सर। ठीक है। तो सर इसमें उपाय किसके होंगे? उपाय जो दृष्टि डाल रहे हैं उनके भी होंगे, और जो ग्रह बैठा है मंगल उसके भी होंगे। ठीक है। ठीक है। अगला जो योग है, दरिद्रता का योग है। दारिद्र्य योग बोलते हैं इसे। ठीक है। तो बेसिकली जो ये योग है वो इनकम से रिलेटेड है, वो लाभ से रिलेटेड है, वो आय से रिलेटेड है। तो जब भी दरिद्रता हम देखते हैं किसी, अगर कोई बोल रहा है कि भाई कर्जा हो रखा है, कर्जा होना मैटर अलग है कि भाई यार मैं, मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा, भाई इनकम नहीं हो पा रही है, लाभ नहीं हो पा रहा है, वो मैटर अलग है कि भाई कोई बोल रहा कि मेरे पास रुकता ही नहीं है, खर्च हो जाता है, वो मैटर बाद का है। तो जब हम किसी का दरिद्रता का योग देखते हैं तो आप समझ जाओ कि लाभ में प्रॉब्लम है, 11वें हाउस की ये प्रॉब्लम, इनकम की प्रॉब्लम है। जब 11वें भाव का स्वामी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठता है, तो दारिद्र्य योग बनता है। मतलब दरिद्रता का योग बनता है। ठीक है। अब इसे एकदम 100% इम्प्लीमेंट मत कर देना। ये कैसे होगा कि अगर छठे स्थान में वो उच्च का हो गया या मित्र की राशि में है, तो ये रिजल्ट जो है मुश्किलें देगा। ठीक है। लोन के द्वारा, कर्ज के द्वारा जो है व्यक्ति ग्रो करेगा। समझ रहे हो? 8th हाउस में है तो ससुराल से कुछ लाभ मिल सकता है, ससुराल से हेल्प मिलेगी, वहां से व्यक्ति ग्रो करना शुरू करेगा। 12th हाउस है, बाहर से कोई हेल्प मिल सकती है, बाहरी स्थानों का, अगर वहां पे वो जो है अच्छी राशि में बैठ जाए, मित्र की राशि में हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो चीजें रिकवर हो जाएंगी। तो इसे जो है आजीवन ये दरिद्रता का योग नहीं झेलना पड़ेगा। अब आप इसका अपोजिट समझो, अगर 11वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में है और ऊपर से वो पीड़ित है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ रही है, मान लो इस केस में
कि यहाँ पे 11वें भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जो है छठे स्थान में है, ऊपर से शनि देव जी फोर्थ हाउस में देख बैठ के जो है तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। ये अपना लोन भी नहीं दे पाएगा। अगर इसने लोन उठा भी लिया ना तो ये दे नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि शनि की यहाँ पे जो तीसरी दृष्टि है वो कौन सी दृष्टि है? संघर्ष की है, व्यर्थ की मेहनत की है। तो वो उभरने नहीं देंगे शनि उसको, सूर्य को, तो वो इनकम आने ही नहीं देंगे। तो ये चीज भी हमें देख के चलना। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है गरीब हो जाता है। गरीब ना भी हो तो आप इतना देख सकते हो कि इनकम के जो है ना, लाभ के जो है, लाभ के मौके उसके जीवन में कम आए। कोई भी अपनी शॉप खोल के बैठा हुआ है ऐसा तो है नहीं कि भाई हमेशा ही ग्राहक आएंगे, कभी कम कभी ज्यादा कभी नहीं। जी जी। रेड कलर मत कर। क्यों वेस्ट कर रही है अपना कलर? षड्यंत्र योग, षड्यंत्र, ठीक है। षड्यंत्र योग से आपको लग रहा होगा कि भाई या तो व्यक्ति षड्यंत्र में धोखेधड़ी में फंस जाएगा या किसी को फंसाएगा। ठीक जी सर। है, ये जो योग है ये 8th हाउस से बनता है। षड्यंत्र में मतलब पता नहीं चलता ना कि भाई तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है, तुम धोखे का शिकार हो जाते हो। तो वो चीजें क्या है? गुप्त हैं। और वो गुप्त चीजें हम कहां से देखते हैं? 8th हाउस से देखते हैं। अगर लग्नेश जो है 8th हाउस में चला जाए और वो पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को धोखा मिलता है, उसके साथ में षड्यंत्र रचा जाता है, वो किसी ना किसी साजिश का शिकार हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अगर उसे लग्नेश को यहाँ पे अच्छी राशि मिल रही है, लग्नेश उच्च का है, तो व्यक्ति खुद षड्यंत्रकारी हो सकता है लेकिन उसके साथ में कोई वैसे नहीं कर सकता। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि किसी के 8th हाउस में शनि हो तो उसकी भयंकर बुद्धि होती है, तो वो साजिश का शिकार नहीं होगा। अगर साजिश किसी ने कर भी ली तो वो इतना भयंकर बदला लेगा, इतनी कुटिल बुद्धि लेके पैदा होता है वो इंसान कि वो उसे षड्यंत्र में फंसा के ही मानेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि शनि किसी के 8th हाउस में हो तो उसकी जो बुद्धि होती है वो भयंकर होती है, उससे पंगा ना ले तो ज्यादा अच्छा। सर फिर मेरी बेटी का तो है 8th हाउस में। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई ऐसे इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए। भाई मान लो अगर इसके साथ में किसी ने गलत किया, ठीक है, ठीक है तो सर। ये फिर ऐसा चक्रव्यूह बना के उसे फांसेंगे, ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि वो जिंदगी में याद रखे। तो उसे ही बोला जाता है भयंकर बुद्धि। ठीक है सर। 8th हाउस में शनि हो तो आप समझ जाओ कि भाई इसकी इसकी एज बहुत है। खुद बट सर ये इन लॉज का हाउस भी है तो शनि बैठेगा तो सेपरेशन नहीं देगा फिर उस जगह पे? नहीं रास्ता। वो मैरिड लाइफ में नीरसता नहीं दे रहा है। देखो
टर्म्स जो है हमारे दो टाइप से जुड़ रहे हैं। जब हमारी शादी हो रही है ना, तो एक तो हमारे लाइफ पार्टनर से जुड़ते हैं, ठीक है। लाइफ हाँ जी। पार्टनर कैसा है, मधुरता रहेगी, खटास रहेगी, कड़वाहट रहेगी, वो हम 7th हाउस से देखते हैं। अब जो है इन लॉज के साथ में, यानी कि हमारी ससुराल से हमारी कैसी बनेगी, वो मैटर हमारा 8th हाउस का, हाँ जी सर। ठीक है। अब आप ऐसे भी केस देखोगे कि भाई इसका लाइफ पार्टनर तो अच्छा है, लेकिन ससुराल वाले किसी काम के नहीं। हाँ बिल्कुल सही सर। और आप इसका दूसरा भी केस देखोगे, ससुराल वाले तो अच्छे हैं लेकिन ये किसी काम का नहीं है, गलती इसी की है, हम्म। ठीक है। तो वो बात आती है कि भाई आप 7th हाउस को पॉजिटिव देख रहे हो, तो इसका लाइफ पार्टनर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एफ्लिक्शन एफ्लिक्शन अगर यहाँ पे देख रहे हो, क्या बोलते हैं, 8th हाउस में, तो भाई आप समझ जाओ इसके ससुराल वाले बेकार हैं। हम्म। या तो वहां से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, या बनेगी ही नहीं, विचारों का मतभेद रहेगा। यहाँ पे अगर क्रूर ग्रह आ जाए तो भैया नहीं बनेगी, समझ जाओ, इतना तो बोल ही क्रूर ही है, सकते हो। शनि क्रूर ही है सर। हैं? शनि तो क्रूर ही है सर। शनि तो क्रूर है, लेकिन शनि का मतलब ये नहीं कि भाई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे या वो नहीं। देखो, चीजें चल शनि के मैटर में रिश्ते चलते रहते हैं, लेकिन उनमें ना खास मिठास नहीं होती। जैसे हाँ मैंने आपको नीरसता रहती है। ये रास्ता, जैसे शनि किसी के 7th हाउस में हो, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ ये मतलब नहीं होगा कि भाई इसका इसकी शादी टूट जाएगी, हम्म। ठीक है। आप देखो, हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो हम हर चीज को खोल के बात करते हैं भाई। मेरी भी शादी हुई है, आप लोगों की भी हुई है, तो शादी को लेके ना जो सपने होते हैं व्यक्ति के, तो आप ये समझो कि वो धरे के धरे रह जाएंगे जब शनि यहाँ पे 7th हाउस में होगा, ठीक है। हम्म। लोग पता नहीं सोचते हैं भाई हाँ ऐसे बारात चढ़ेगी मेरे, तो मैं मुझे तो ये लहंगा लूंगी, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ घूमने जाऊंगी, मैं तो विदेश की ट्रिप पे जाऊंगी। शनि 7th हाउस में हो, कभी आपको विदेश की ट्रिप पे ले ही नहीं जाएगा। अगर कुछ करोगे भी विदेश जाके, बताओ क्या करोगे, पैसे ही तो खराब करोगे, मुझे टाइम ही नहीं है। हम्म। वो दो मीठी बात बैठ के करते ही नहीं है, उनकी गाड़ी बस चलती रहती है, बस चलती रहती है, हाँ जी चल नाम के लिए शादी, हम्म। ठीक है। हाँ, साथ में शुक्र हो तो बढ़िया चल जाएगी। और फिर चाहे शनि हो, चाहे चंद्रमा हो, कोई भी हो, चाहे 7th हाउस में 8th हाउस में हो, साइन जरूर देख लेना है, साइन कौन सर इसकी तो वैसे काल पुरुष की कुंडली है। 8th हाउस है, तो भाई देखो दिक्कत वाली बात है। अगर वहां पे वृश्चिक राशि आ गई ना, तो भाई देखो दिक्कत हम्म। वाली बात है। वहां पे देख लो किसी की गुरु की कोई दृष्टि तो नहीं आ रही। नहीं सर फिर दृष्टि कैसे आएगी? गुरु तो इसका वैसे से 5th हाउस में है, सूर्य भी 5th हाउस में है, मंगल नीच का बन रहा है, वो नीच भंग राजयोग बन रहा है इसका, चंद्रमा वहां पे और शुक्र वहां पे है 4th हाउस में। इस लड़के को तंत्र क्रिया मत सिखाना, ठीक है। हम्म। अगर इसे तंत्र क्रिया सिखा दी तो अब ये समझ लो कि भाई जहां इसके किसी से बिगड़ी, वहां वो आदमी, बस समझ लो, शनि 8th हाउस में हो, और प्लस जो है वृश्चिक राशि को, वृश्चिक राशि वैसी गुप्त राशि है, तो भाई ये गुप्त मंत्रों को सिद्ध करके रखेगी, ठीक है। हम्म। तो भाई ऐसे शनि वृश्चिक राशि में 8th हाउस में हो, तो समझ जाओ कि व्यक्ति जो है मारण क्रिया जानता है। सर ये तो डॉक्टर बनने जाती है। अगर डॉक्टर बनना चाह रही है तो एक बार एस्पेक्ट देख लो, लगन को देख लो, 10th हाउस को देख लो, तो ये व्यक्ति को जो है फिर जीवन दान देने का काम करती है। हम्म। सर इसका नीच भंग राजयोग बनता है फोर्थ हाउस में, क्योंकि वहीं पे मून है, वहीं पे मंगल जो है नीच के हो रहे हैं, तो 5th हाउस में इसके सूर्य और चंद्र वो गुरु हैं, तो हार्ट यहाँ पे। हार्ट की हार्ट हाँ की जी। सर्जरी, हार्ट की हाँ सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, हाँ जी आपने पहले बताया था हार्ट की सर्जरी। डॉक्टर बनाओ हार्ट की सर्जरी के लिए, हाँ बस। ठीक है सर। चंद्र मंगल है
सर्जरी आ गई, फोर्थ हाउस है, चेस्ट वाला पार्टीशन आ गया, वहां पे आप समझ जाओ कि भाई अगर वहां पे वो है गुरु और सूर्य वहां पे, ये तो बढ़िया राजयोग तो बन रहा है। हाँ जी। मुझे लग रहा है मैंने देखी होगी पहले भी कुंडली। हाँ जी, आपने देखी है इसकी। तो बढ़िया तो कुंडली है, तो कोई दिक्कत वाली बात चलो बाकी सर देखो अब कर्मों का क्या बनता है इसका। शैतान बहुत है। नहीं। देखो बच्चे तो रहते हैं। सिक्स्थ हाउस में सर इसके बुध और राहु बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली है, हम्म। तो वहां पे बलि है, तो हाँ जी। बुध तो बलवान है वहां पे। हाँ जी, बुध तो उच्च के हैं, इसके साथ राहु बैठे हैं। तो राहु तो आपको पता ही है, अभी जैसी राशि के साथ बैठते हैं वैसे फल देते हैं। सिक्स हाउस का बलवान होना, और आप कनेक्ट कर लो उसे लग्नेश से, और प्लस जो है टेंथ हाउस के लॉर्ड से, ठीक है। हम्म। सिक्स हाउस रोगों का है, पहले ही हम सोच चुके हैं कि भाई व्यक्ति जो है हार्ट की सर्जरी वगैरह कराएगा, वो भी रोगों का ही है, ठीक है, वो भी रोग से ही है। तो अगर आप कभी कभी देखोगे, जब आप टेंथ हाउस से जब रोजगार में पढ़ाऊंगा, तो आप देखोगे कि आप ये देखोगे कि मान लो कोई रोजगार से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको टेंथ हाउस से रिलेटेड उसका कोई रोजगार दिखेगा ही नहीं, उसे लगन से रिलेटेड कोई रोजगार दिखेगा ही नहीं। कब आपको क्या दिखेगा कि जो सबसे ज्यादा बली वो है, उसकी कुंडली में ग्रह है, उससे संबंधित जो है वो रोजगार करता हम्म। है, ठीक है। ठीक है सर। अगला जो योग है वो है ग्रहण योग। सर कितने योग रह गए अब? ग्रहण योग लास्ट है बस। ठीक है सर। सूर्य अगर राहु के साथ हो या फिर केतु के साथ। दूसरा योग बनता है चंद्रमा का, चंद्रमा यदि राहु के साथ हो या फिर केतु के साथ हो। तो ग्रहण योग आप ये समझ लो कि जैसे हमारा जो ग्रहण है वही योग है ये, बिल्कुल। सूर्य ग्रहण पड़ता है, हाँ जी। चंद्र ग्रहण पड़ता है, किसके द्वारा पड़ता है? राहु और केतु के द्वारा। चंद्र ग्रहण किसके द्वारा पड़ता है? राहु और केतु के द्वारा, ठीक है, वैसा ही। केतु। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि सूर्य जो है थोड़े गर्म प्लानिट है, थोड़े क्या बहुत गर्म प्लानिट है, जीवन इनके द्वारा ही चलता है। और राहु क्या है, इन्हें ओवर चार्ज कर देता है, ठीक है, ओवर हम्म। पावर कर देता है, जैसे मंगल को करता है ना, ये ऐसी कर देता है, क्योंकि ये एक विस्फोटक ग्रह है। तो ग्रहण योग में आप ये देखो कि भाई कोई ना कोई कलंक लगना, जो हमारी मान प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। सूर्य क्या है? मान सम्मान है, आपकी प्रतिष्ठा है, हम्म। आपका ईगो है। तो मान सम्मान में कोई ना कोई कलंक लग जाएगा, आपके अंदर जो है ईगो बढ़ जाएगा, जितना सूर्य देते हैं उससे कहीं ज्यादा, लेकिन उतना ईगो होना नहीं चाहिए व्यक्ति में। सूर्य राहु क्या है, बेफालतू का ईगो व्यक्ति में दे दे, और वो उसके लिए नुकसानदायक। तो व्यक्ति जो है अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, हम्म। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये नेगेटिव ही है। चंद्रमा के केस में ठीक है। केतु क्या करता है? केतु जो है व्यक्ति बेशक भी लायक भी होगा ना, वो उस पद के लायक भी होगा, तो केतु और सूर्य साथ में हो तो वो क्या सोचेगा, यार मैं ना इस चीज के लायक नहीं, ठीक है ना, पता नहीं मैं लायक कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं उस चीज के लायक भी हूं या नहीं, वो जो वो प्रमोशन जो मेरा हुआ, जो जॉब मुझे मिल रही है, पता नहीं मैं उसे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और जबकि वो है उसके लायक, लेकिन केतु के कारण क्या है कि वो अपने आप को लायक नहीं समझता।
जो कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए वो केतु उसमें जाने नहीं देते। ठीक है। ठीक है सर। अगर चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा को राहु केतु जो है पीड़ित करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि राहु केतु अगर चंद्रमा के साथ में है, चंद्रमा मन है, तो मानसिक तनाव देंगे, डिसीजन गलत होंगे, चोरी करने की प्रवृत्ति आ सकती है मन में, अवसाद आदि की प्रॉब्लम आ सकती है। केतु हो तो समझ जाओ कि भाई ये चंद्र खेल खिलौने वाला है, मतलब मायावी है। लेकिन भाई केतु डिप्रेशन तो देंगे ही देंगे चंद्रमा को। चंद्रमा के थ्रू ग्रहण योग हो तो शिक्षा में रुकावट आएगी, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम रहेगी, दुर्घटना की प्रॉब्लम होती है, एज कम रहती है, अकाल मृत्यु के योग बन जाते हैं। आप ये देखो, चंद्रमा और केतु का योग था कृष्ण जी की कुंडली में, अकाल मृत्यु हुई थी नहीं हुई थी उनकी? बाण लगा था। किसकी सर? कृष्ण जी की कुंडली, कृष्ण जी की कुंडली, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है जी, कोई डाउट है ठीक इसमें? है सर। जी सर। हाँ जी नहीं बताइए। सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है जी। जी जय माता दी। सर बस अब ये लास्ट क्लास ही है ना इसकी बेसिक की अब? हाँ जी, आज लास्ट होगी क्लास। अगर कुछ ऐसा मुझे लगेगा बीच में कुछ ऐसा आया तो मैं बता दूंगा इन लोगों को। बाकी अभी तो मैंने बता दिया है। अभी क्या मतलब पूरी हो गई मेरी साइड से, पूरी हो ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज ये पूछनी थी कि गई। जैसे कभी सर, कभी जैसे पितरों के बारे में अगर चर्चा होती है तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अगर पितरों को भोग दिया जाएगा तो हम्म। उनको अगला जन्म कैसे मिलेगा? तो इस किनको? बात पे मतलब पितरों को, मैंने पितरों के आप लिए सर। मैंने आपको क्या समझाया था? पितृ जो है दो टाइप से होते हैं। ठीक है। हम्म। जो हम पिंड दान करते हैं, पिंड दान। ठीक है। पिंड दान जो है वो उनकी गति के लिए, उनकी सदगति के लिए है। प्रेत योनि से जो है पितृ योनि में जाने के लिए है पिंड दान। जो है एक प्रकार का ये टैक्स है कि ये टैक्स दे के वो जो है एक अच्छी योनि में चले जाते हैं। एक हम्म। जो हम काम करते हैं भोग देना, ठीक है, ये पितृदेव को दिया जाता है। ये पितृदेव को दिया जाता है। जो मैंने आपको बताया है, कोई सिद्धि साधना करते हैं भोग तो सर। वो, हाँ, ये जो भोग दिया जाता है, जो अंगारी पे भोग दिया जाता है, जैसे खीर का भोग हो, तो उससे क्या है कि अगर पितृदेव वगैरह की कोई प्रॉब्लम होगी या कोई उसने कोई सिद्धि साधना कर रखी है तो वो व्यक्ति को पितृदेव की साधना से जो है वो प्राप्त हो जाती है। मान लो किसी के पहले कोई पूर्वज होगा, पितृ होगा, कोई 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले या 6 पीढ़ी पहले, अगर किसी को माँ काली की सिद्धि है तो जैसे ही पितृदेव की कोई साधना करते हैं तो उस व्यक्ति को पितृदेव के माध्यम से माँ काली की साधना ऑटोमेटिकली हो जाती है, सिद्धि ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है। जी सर। और रही बात क्या है कि हम गृहस्थी हैं, हमें जो है पितृ पूजने ही पड़ेंगे इसमें, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं चलता है। जी सर। ठीक है। पूजना के मेरा और कहने सर का हाँ। मतलब है उनके नाम का गाय को भोजन दो, पशुओं को भोजन दो, कौवों को भोजन दो, उनके तर्पण करो, उनके पिंड दान करो। उससे जो है उनको शांति प्रदान होगी, उन्हें मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग जाएंगे, पितृलोक जाएंगे। तो फिर आपके घर में जो है फिर पुत्रों की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख रहे हो ये सारी चीजें एक ही हैं, प्रेत, पितृ और जी। पुत्र। लग रही है ना एक जैसी? प्रेत और पितृ एक जैसे, पितृ जी और सर। पुत्र एक जैसे। ठीक है। तो ये ऐसा ही सर्किल है।
जिसके पितृ संतुष्ट नहीं रहते उसके घर में पुत्र नहीं हो पाते। समझ रहे हो? जी सर। और हाँ सर। और सर आप एक चीज और कि जिसके घर में पहला पुत्र हो जाए तो समझ जाओ उसने अपने पितरों को संतुष्ट कर लिया है। पितृ ऋण से, पितृ ऋण भी होता है एक टाइप का, जैसे गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऐसा पितृ ऋण होता है। जिसका प्रथम पुत्र हो जाए समझ लो पितृ ऋण से मुक्त है, टेंशन फ्री। अब जो लोग कहते हैं कि भाई पितरों को भोजन क्यों देना, उनका कहीं अगला जन्म नहीं होगा। अरे आप कॉन्सेप्ट को समझो ना, जो भगवान शिव के द्वारा बनाई गई चीजें हैं उसे आप नकार दोगे, पुत्र कैसे हो जाएगा? जब तक आपके पितृ जो है संतुष्ट होके पितृ लोक में नहीं जाएंगे। जब हम पितरों का यहाँ पे भोग देते हैं अंगारी में, तो ये पितृ जो है वहां से पितृ लोक से आके स्त्री के गर्भाशय में आके स्थान प्राप्त कर लेते हैं और फिर अब पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो जैसे ही पुत्र का जन्म होगा पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति, वो हस्बैंड वाइफ जो है पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जी सर। और सर एक चीज ये कि अगर ये जो नौग्रह हैं, तो अगर हम्म। ये साकार रूप में है तो फिर इनको भोग किस लिए दिया जाए, क्यों दिया जाए? साकार रूप में तो मत दो। जब आपको इनसे काम लेना है, ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ। भाई आप इन्हें भोग क्यों नहीं दोगे? बिना भोग की कोई शक्ति काम नहीं करती। जी हम पे बर्डन थोड़ी ना है भगवान को पूजने के। भगवान के पूजने के लिए तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है। भगवान ने कब बोला कि भाई तुम मुझे पूजो? और हम नहीं पूजेंगे माँ भगवती को या भगवान को या ग्रहों को, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें जरूर पड़ जाता है। जी सर। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। या तो आप स्वयं शक्ति बन जाओ, या जी फिर आप शक्ति का सहारा ले लो, जिसे हम साधन बोलते हैं, जिसे हम साधन बोलते हैं या फिर साधना बोलते हैं। या तो आप खुद तैर के निकलो, मान लो ये सागर है, ये नदी है, या तो आप खुद तैराक हो, या फिर जो आप नाव में बैठ के उतरो। नाव में बैठ का मतलब कोई ना कोई साधन पकड़ो, तब जो है आप इस नदी से पार हो पाओगे। तो ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह किसी को बख्शने वाले नहीं है, ठीक है, चाहे कोई कितना ही बड़ा धर्मात्मा पैदा हो जाए, ये किसी को नहीं बख्शने वाले। कहने का मतलब ये है, इनके बिना ना तो मुक्ति है, ना मोक्ष है, ना स्वर्ग है, ना कुछ है। यही डिसाइड करते हैं। हर चीज भगवान डिसाइड नहीं करते। और ये ग्रह कैसे करते हैं? तो वो जो मैटर है वो कर्म का मैटर है। जब हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तब जो हम ग्रहों से मुक्त हो पाते हैं। मैंने उसे उस दिन आपको एग्जांपल भी दिया। जी सर। दूसरा कर्मों जी से सर, मुक्त बस यही होने का पूछना था। दूसरा कर्मों से मुक्त होने का जो उपाय है वो है साधन। साधन मतलब आप किसी भी एक शक्ति की साधना करो, उसे सब कुछ छोड़, उसके ऊपर सब छोड़ दो, उसी के नाम का जाप करो, गुरु के मंत्र का जाप करो। तो आप जो वो शक्ति क्या है, आपको कर्मों के बंधन से मुक्त कर देगी। आप जैसे माँ भगवती की मैं पूजा करता हूँ, माँ काली की पूजा करता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, हे माँ भगवती, आप ही मुक्ति हो, आप ही मृत्यु हो, आप ही मोक्ष हो, ठीक है। तो मेरे जो सारे कर्म है वो आपको समर्पित है, ठीक है। तो माँ इस जन्म में तो संभव नहीं है, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, 3-4 जन्म के बाद, 5 जन्म के बाद या 6 जन्म के बाद, जब तक मेरे पेंडिंग कर्म खत्म नहीं होंगे, तो तब तक जो है, तो जब तक तो मोक्ष संभव नहीं है, ठीक है। तो जब हम किसी भी शक्ति की शरण में जाते हैं तो क्या है, प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या है, शक्ति क्या करती है, साधना मार्ग में चलते चलते आपकी जो प्रॉब्लम बढ़ानी शुरू कर देगी। वो क्या है, जितने कर्म पेंडिंग है उन्हें ला ला के आपसे भुगवाना शुरू कर देगी। और वो भी माध्यम ग्रह ही बनते हैं। जब आप ग्रह को उठा के जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप ग्रह कुंडली उठा के देख लो, आप उसमें छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी का टच पाओगे। या तो उनका टाइम पीरियड चलता मिलेगा, या कुछ ना कुछ आपको ऐसा कुछ मिलेगा जरूर, ठीक है। जी ये सर। हमारे पेंडिंग कर्म है, ग्रहों के माध्यम से
ये सब कुछ होता है। मैंने आपको ठीक है जो सर। दूसरी तीसरी क्लास में भी तो बताया था, जो श्री कृष्ण पैदा हुए हैं वो चंद्र ग्रह की वजह से हुए हैं, उनका काम खत्म होने के बाद में उन्हीं में विलीन हो गए। जी। कूर्म अवतार, जो विष्णु जी का कूर्म अवतार है, उसमें विष्णु जी ने जो सहायता ली है वो इनके लिए है, शनि शनि ग्रह के लिए। केतु ग्रह की हेल्प ली है उन्होंने मत्स्य अवतार के लिए, फिर उन्हीं में विलीन होंगे। जब सृष्टि का ये चक्र खत्म होने वाला होता है, ये ग्रह भी जो है परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। लेकिन भाई ये यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है वो तो ग्रहों के थ्रू ही तो चल रहा है ना। जब तक इनका पूरा सेटअप नहीं बैठा था तो कोई भी ग्रह कभी भी अपना फल देना शुरू कर देता। अच्छा, तू तपस्या करेगा, इंद्र ने बोला उसकी तपस्या भंग करो जाके। अब मंगल देव जी वहां पहुंच गए उनकी तपस्या में विघ्न डालने, किसके माध्यम से? या तो मंगल देव के माध्यम से या कामदेव के माध्यम से। तो लेकिन इसे थोड़ा समय लगा, काफी समय लगा, थोड़ा नहीं काफी समय लगा। पूरा सेटअप एक दिन का काम नहीं है एस्ट्रोलॉजी बनने में, हजारों लाखों साल लगे। जी सर। तो फिर ये नियम बनाए गए, कोई भी ग्रह अपनी दशा के अंदर ही अपने फल दे सकता है, ऐसे नहीं कि भाई कभी भी आके फल दे जाए। तो ये सब, और मोक्ष का जो कार्य छोड़ा गया वो शनि, जो पूरा प्रोसेस है वो शनि शनि ग्रह पे छोड़ा गया कि भाई इस यात्रा को आप सफल कराओगे। तो आप मैं कैसे मान लूं कि भाई मोक्ष भी जो है किसी के हाथ में है? भाई भक्ति भी आप यहां से देख सकते हो कि भक्ति हमारी फलीभूत होगी या नहीं होगी, मंत्र जब सही चलेंगे नहीं चलेंगे। तो ये तो एक नाव की तरह है, ये तो हमें, ये मना थोड़ी ना कर रहे हैं ले जाने के लिए, हमें मोक्ष के लिए मना थोड़ी ना कर रहे हैं। ये भगवान की प्राप्ति के लिए मना नहीं कर रहे, ये तो लेके जा रहे हैं, लेकिन कर्म तो हमारे खराब है ना। तो भैया वो बीच बीच में कर्म भोगने भी तो पड़ेंगे। जी सर। ठीक है जी। जी सर। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय माता। जय माता दी सर। जय माता दी सर। जय माता।